हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग, चैंग, सी चैन लालटेन फेस्टिवल मनाने के लिए सरी टाउन गए थे, पर अचानक से विंग कहीं खो गया और उसने अपनी गगा और सी चैन को भी कहीं खो दिया था। वो चारों तरफ ढूंढने लगा था और वो ढूंढते ढूंढते कब वो उस बाजार से बाहर निकल गया, उसे पता ही नहीं चला। तभी अचानक से कुत्ते ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और वो भागने लगा था। और जब वो कुत्ता उसके ऊपर झपट पाता उससे पहले ही किसी इंसान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। विंग बुरी तरह शॉक में पड़ गया था। उसकी धड़कन इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसने तो अपनी आंखें भी कसकर बंद कर ली थी। वो सामने की तरफ देखना भी नहीं चाहता था कि आखिर उसे बचाया किसने है और वो कुत्ता कहाँ गया। वो बस अभी उस पर्सन को टाइटली पकड़ के खड़ा हुआ है। वो पर्सन उस कुत्ते को अपनी तलवार से भगा देता है। विंग बस रोए जा रहा था और कह रहा था कि प्लीज़ उसे भगा दो, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये बोलते हुए वो और भी उस अल्फा के, हाँ वो और कोई नहीं, एक अल्फा था, वो उस अल्फा के कपड़ों को टाइटली पकड़ कर बोल रहा था प्लीज़ उसे भगा दो। तभी उस अल्फा की बहुत ही तगड़ी और एकदम ज़्यादा ही कड़क आवाज़ आती है कि मैंने उसे भगा दिया है, अब तुम मुझसे हट सकते हो। ये सुनकर विंग धीरे से उस इंसान से अलग होता है और वो हल्का सा पीछे मुड़ता है। वहां पर कोई भी कुत्ता नहीं था, जिसे देखकर विंग रिलीफ की सांस लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी के बाहों में है। वो जल्दी से उस अल्फा से दूर हो गया और वो उसके फेस की तरफ देखता है। उस अल्फा को देखते ही विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो अल्फा बहुत ज़्यादा सुंदर था। वो अल्फा की आंखें इतनी ज़्यादा नशीली थी कि विंग तो एक पल के लिए उसमें खो सा ही गया था कि तभी उस अल्फा की आवाज़ से विंग का ध्यान उस अल्फा के आंखों से हटता है। वो अल्फा कहता है, हेलो, तुम मुझे सुन रहे हो? ये सुनने के बाद विंग उस अल्फा की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तभी वो अल्फा कहता है, तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी वो अल्फा कहता है, तुम यहाँ बैठ जाओ आराम से। ये बोलकर वो विंग को साइड के टेबल में बैठा देता है और फिर उसके लिए पानी लाता है, उसे पानी पिलाता है। विंग बस पानी पीता है और कुछ टाइम बाद वो फिर उस अल्फा की तरफ देखने लगा। वो अल्फा विंग को देखता है और कहता है, अब फाइन हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी वो अल्फा कहता है, देखने पर तो तुम एक अच्छे खासे कल्टीवेटर लग रहे हो, क्या हो गया, तुम एक कुत्ते से डर रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, मुझे बस कुत्तों से डर लगता है। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, तभी विंग उस अल्फा से पूछता है, वैसे महाशय आपका नाम क्या है? ये सुनकर वो अल्फा विंग को देखता है और कहता है, मेरा नाम जानने से पहले मुझे तुम्हारा नाम बताओ। ये सुनकर विंग उस अल्फा को देखता है और कहता है, मेरा नाम विंग है, अब आप बताइए। ये सुनकर वो अल्फा कहता है, स्ट्रॉन्गलैंड। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। सॉन्गलैंड, उसने इस नाम को सुना है, वो कैसे भूल सकता है? जब मैडम लैंड ने उसको कहानी बताया था तब उसने सुना था सॉन्गलैंड के बारे में कि सॉन्गलैंड उसकी मदर का, मतलब कि विंग की मदर का छोटा भाई था। तो क्या ये, नहीं नहीं, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना, वो सिंगुलर। यही सोचकर विंग अपना सर नोट करता है और वो कहता है, थैंक मुझे बचाने के लिए, नहीं तो मैं तो आज कुत्ते के हवाले ही हो जाता। ये सुनकर सॉन्गलैंड कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। ये बोलकर वो वहां से जा ही रहा था कि तभी विंग उसे पीछे से रोक कर कहता है, महाशय। ये सुन सॉन्गलैंड पीछे मुड़ता है और कहता है, कुछ काम है? ये सुन विंग अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, क्या आप मेरे भाई और शाओजी को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो क्या? इतने सारे भीड़ में मुझे उनको ढूंढना है और मुझे कुत्तों से डर लगता है, प्लीज़ आप मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर सॉन्गलैंड कहता है, उन्हें ढूंढना क्यों है, तुम अपने घर जाओ, क्या पता वो तुम्हारे घर पे हो। ये सुनकर विंग कहता है, पर मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। ये सुनकर सॉन्गलैंड उसकी तरफ नैरो आइज करके देखता है और कहता है,
तुम्हें घर का रास्ता नहीं पता। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, नहीं, असल में मैं अपने घर से कम ही निकलता हूँ बाहर, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता निकलने का। और आज मैं अपने शाओ जी और अपनी गगा के साथ आया था, तो मैं मेले में घूम गया। मुझे क्या आप प्लीज़ मेरे शाओ जी और गगा को ढूँढने में मदद करोगे? मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा, नहीं तो मैं आपको पैसे दे दूँगा। प्लीज़, ये बोलकर वो बार-बार उसे ग्रीट कर रहा था, उसे बो कर रहा था। सॉन्गलैन कहता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, और रही तुम्हारी मदद करने की बात, ठीक है, मैं करने वाला हूँ। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग जैसे ही उसने सुना था कि वो मदद करेगा, वो अपनी आंखें उठा कर देता है और कहता है, करोगे आप मेरी मदद? ये सुनकर सॉन्गलैंड कहता है, चलो। ये बोलकर वो एक तरफ की ओर जाने लगा था। विंग भी उसके पीछे पीछे जा रहा था कि तभी उसे दिखता है कि कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग, उनकी तरफ ही आ रहे थे। विंग फिर से खो ना जाए, इसीलिए विंग ने उस अल्फा का हाथ पकड़ लिया था। ये देखकर वो अल्फा विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, मैं फिर से खोना नहीं चाहता, अगर आप भी खो गए तो मैं किसके साथ जाऊंगा, प्लीज़। ये बोलकर वो उस अल्फा को, मतलब कपड़े को, उस अल्फा के हाथ को उसने नहीं पकड़ा था, उसके कपड़े को पकड़ा था। वो अल्फा कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो विंग के साथ ही बाहर की ओर जाने लगा था। वो सब तरफ देख रहा था। वहीं जैंग चैंग और सी चैन भी विंग को ही ढूंढ रहे थे। उन्हें भी विंग कहीं नहीं मिल रहा था। वो भी चारों तरफ ढूंढ रहे थे। वो विंग को आवाज़ें लगा रहे थे कि तभी वहाँ पर उन्हें वांगजी दिखा था। वांगजी अपने काम को ख़त्म करके सैरी टाउन से विंग के लिए कुछ खाने को लेकर जाने ही वाला था कि तभी उसने भी जैंग चैंग और सी चैन को देखा था। उसने सुना था कि जैंग चैंग विंग का नाम ले रहा है, इसीलिए वो कहता है, विंग, आप विंग को क्यों बुला रहे हो? ये सुनकर जैंग चैंग और सी चैन थोड़ा सा नर्वस हो गए थे। और फिर जैंग चैंग और सी चैन वांगजी को सब कुछ बता देता है कि कैसे विंग खो गया। ये सुनकर वांगजी कहता है, क्या वो खो गया है? ये बोलकर वो थोड़ा सा घबरा गया था और वो चारों तरफ देखता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सैरी टाउन बहुत ज़्यादा सुंदर सा ग्रैंड है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहता है जब भी ये लाइलैंड फेस्टिवल होता है। वांगजी कहता है, आप लोग इस तरह कैसे उसे खो सकते हो? आपको पता है ना, वो कभी भी यहाँ से निकलता नहीं है बाहर। अब क्या होगा? ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने देखा था पर भीड़ आ गई थी और उसका हाथ मुझसे छूट गया और फिर वो खो गया। हमने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। ये सुनकर वांगजी अपनी मुट्ठी कसता है और कहता है, आप लोगों से मैं बाद में बात करूँगा। ये बोलकर वो अपने गार्ड्स को कह देता है कि विंग को ढूंढो। उसके गार्ड भी पूरे मार्केट में घूम रहे थे और वो विंग के नाम से चिल्ला रहे थे। वहीं वांगजी भी एक तरफ जाकर विंग को ढूंढने लगा था। तभी उसे कुछ नोटिस होता है। उसने विंग को मार्क किया है तो उसका फेरोमोन विंग को मतलब पहचान लिया था उसने। वांगजी उस तरफ जाने लगा था। कुछ ही टाइम में वो विंग के पास भी पहुंच चुका था। वो खड़ा हो गया था। वो देख रहा था कि किस तरह विंग एक अल्फा के हाथ को पकड़ कर आ रहा है। ये देखकर वांगजी की ग्रिप अपने तलवार पे बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। वहीं विंग जब वो भीड़ हटती है और वो सामने देखता है तो वो देखकर शॉक हो गया था कि वहां पर वांगजी खड़ा है। वांगजी को देखकर विंग ने अपने हाथ को उस अल्फा के हाथ से छुड़ा लिया था और वो भागकर वांगजी के पास जाकर उसके ऊपर कूद पड़ा था। पहले वांगजी शॉक था पर उसने भी उसे अपने गोद में उठा लिया था। विंग उसे बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगाकर कहता है, गग्गा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, आपको पता है। ये बोलकर वो सारी बातें बताने लग गया कि कैसे कुत्ता उसके पीछे पड़ गया था और कैसे उस अल्फा ने उसे बचाया था। वांगजी तब जाके राहत की सांस लेता है कि इस अल्फा ने विंग को बचाया है। तभी विंग वांगजी की गोद से उतरता है और फिर विंग वांगजी का हाथ पकड़ के उस अल्फा के पास लेके जाता है और वो उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, गगा, ये सॉन्गलैन है, इन्होंने मुझे बचाया है, नहीं तो वो कुत्ता मुझे काट लेता। और फिर मैं, ये बोलते हुए वो रोने वाली सूरत बना लेता है, जिसे देखकर वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है
और वो उस अल्फा की आंखों में देखने लगा। वो अल्फा भी दिखने में कुछ कम नहीं था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और साथ में उसकी आंखें, उसे देखकर कोई भी ओमेगा उसमें मनमोहित हो जाएगा। विंग कहता है, गगा आपको पता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इन्होंने उस कुत्ते को एक चुटकी बजाते ही हटा दिया था वहां से, मैं तो डर ही गया था। ये सुनकर वांग जी कहता है, अब तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, पर मेरे वो खाना गिर गया, जितना भी मैंने लिया था मेरे हाथों से वो तांगुलो भी गिर गया। ये बोलकर वो पाउड बना लेता है। वांग जी उसे देखकर मुस्कुराता है। वहीं वो अल्फा भी विंग को देख ही रहा था, जिसे देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लगा और वो विंग को कहता है, चलो अब हमें चलना पड़ेगा। विंग कहता है, तभी वो पीछे मुड़ता है और कहता है, गगा रुको। गगा, क्या आप हम सॉन्गलैंड को भी हमारे साथ लेके जा सकते हैं क्या? हमारे क्लैन में रहने के लिए सिर्फ 2-3 दिन की बात है, क्योंकि यहाँ पर सरीडैन में इतनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ इनको एक भी इन नहीं मिला रुकने को। ये जंगलों में रहने वाले हैं और जंगलों में आपको पता है ना कितने ज़्यादा जानवर रहते हैं। ये सुनकर वांग जी सॉन्गलैंड की तरफ देखता है और फिर विंग को कहता है, पर विंग कहता है, प्लीज़ काका, इन्होंने मेरी जान बचाई है, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अगर इन्होंने मेरी जान बचाई है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम इनको रहने के लिए एक घर दे दें। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, यह ना। ये बोलकर विंग सॉन्गलैंड की तरफ देखता है। सॉन्गलैंड वांग जी की तरफ देखकर कहता है, राजकुमार, मैं असल में, पर वांग जी कहता है, ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पर लैंटर्न फेस्टिवल होने के कारण कोई भी इन खाली नहीं होगा। आप हमारे साथ चल सकते हो। और वैसे मैं अपने बाओबे का बात कभी नहीं टालता। ये बाओबे वर्ड वांग जी ने जोर देकर दिया था और कहा था, मैं अपनी वाइफ का कभी भी बात नहीं टालता। सो तुम आ सकते हो। ये बोलकर वो सॉन्गलैंड को देखता है और सॉन्गलैंड विंग को देखता है और वो हल्का सा मुस्कुराता है। विंग भी अपनी बनी से स्माइल दिखाता है, जिससे वांग जी की मुट्ठी कस गई थी। विंग ने बोला था उसे कि वो कभी भी ये बनी से स्माइल किसी और को नहीं दिखाएगा, पर इसने इस अनजान अल्फा को दिखाया है। विंग को सजा मिलेगी, यही वांग जी सोच रहा था। और वो कहता है, चलो अब। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और फिर वहां पर जाने लगा जहां पर सी चैन और जैंग जैंग और सारे डिसिपल मिलने वाले हैं। वांग जी वहां जाके खड़ा हो गया था कि तभी विंग कहता है, गौगम, मुझे भूख लगी है, मैंने खाया नहीं और सब गिर गया। ये सुनकर वांग जी उसके गालों को सहलाता है और कहता है, चलो क्या खाना है बताओ मुझे। ये सुनकर विंग बताने लगा कि वो खाना है, वो खाना है और फिर वो भी खाना है। वांग जी उसे लेकर सब जगह जाने लगा था। वांग जी ने अपने भाई को और साथ ही अपने डिसिपल को बता दिया था कि विंग मिल चुका है, इसीलिए वो भी बहुत जल्दी ही उस जगह पहुंच गए थे। वांग जी, विंग और वो सभी कुछ टाइम वहां पर खाना वाना खाते हैं और उसके बाद विंग कहता है, गगा, हम यहाँ पर लैंटर्न फेस्टिवल मनाने आए थे और अगर हम फेस्टिवल में लैंटर्न ही नहीं उड़ाएंगे तो हम आए ही क्यों है? प्लीज़ एक लैंटर्न उड़ाते हैं ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, पर विंग 7 बजने वाले हैं, हमें जाना भी होगा। ये सुनकर विंग कहता है, प्लीज़ ना गगा। सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है बाबा। ये बोलकर वो एक एक लैंटर्न पकड़ लेते हैं और फिर वांग जी, विंग एक साथ उस लैंटर्न को उड़ाते हैं। सी चैन, जैंग जैंग एक साथ उड़ाते हैं और उसके डिसिपल भी एक एक करके उड़ा जा रहे थे। तभी विंग देखता है कि सॉन्गलैंड कुछ भी नहीं कर रहा है। विंग सॉन्गलैंड के पास जाता है और कहता है, सॉन्गलैंड, तुम क्यों नहीं उड़ा रहे हो? क्या तुम्हें कुछ विश नहीं मांगना? ये सुनकर सॉन्गलैंड विंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है ही नहीं जिसके लिए मैं विश मांगू। मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग थे वो तो बहुत पहले ही चले गए, तो अब मैं मांग के भी क्या करूं? ये सुनकर विंग को बुरा लगता है और वो सॉन्गलैंड को कहता है, कोई बात नहीं, आप उदास मत होइए, आप ना लैंटर्न में कुछ भी लिख सकते हो, आप बहुत जल्दी खुश हो जाओगे और आपको वो इंसान भी मिल जाएगा जिससे आपको खुशियाँ मिलेगी। ये सुनकर सॉन्गलैंड विंग की तरफ देखता है और फिर वो विंग को कहता है,
तो ठीक है, तुम ही मेरे लिए कुछ लिख दो। ये सुनकर विंग कहता है पक्का। ये बोलकर वो एक लाइटलाइन उठाता है और फिर उसमें कुछ लिख देता है। वांग जी सिर्फ विंग को गुस्से भरी निगाह से देख रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। विंग की नजदीकियां किसी और के साथ। वो विंग को देख रहा था। विंग उस लैल्टन में कुछ लिखता है और फिर वो सॉन्गलैंड को देखता है। सॉन्गलैंड कहता है तो तुम मुझे उड़ाना भी सिखा दो। ये सुनकर विंग कहता है आपको उड़ाना भी नहीं आता, ये तो कितना ज़्यादा आसान है। ये बोलकर वो वहाँ पर आग जलाता है और फिर वो सॉन्गलैंड के साथ उड़ा देता है। वांग जी को ये देखकर गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी कुछ बोल भी नहीं सकता। वांग जी विंग के पास आता है और उसका हाथ बहुत सा टाइटली पकड़ लेता है। विंग को दर्द हो रहा था। वो कहता है गगा मुझे दर्द हो रहा है। पर वांग जी कहता है अब हमें चलना चाहिए। ये बोलकर वो विंग को खींचते हुए वहां से ले जा रहा था। सारे लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। विंग को दर्द हो रहा था। वो बार बार बोल रहा था गगा मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। पर वांग जी कहता है विंग मुझे बहस नहीं करनी अभी, चुपचाप चलो। ये बोलकर वो खींचते हुए उसे अपने घोड़े के पास लेके जाता है और वो उसे घोड़े पे बैठा देता है। विंग कहता है पर काका हम तो। पर वांग जी कुछ भी नहीं सुनता और वो घोड़े की लगान पकड़ता है और वो विंग के साथ और सारे लोगों के साथ लैंड क्लैन बहुत जल्दी ही पहुंच चुका था। उसने लैंड क्लैन पहुंचते ही 1 मिनट का भी इंतजार नहीं किया और वो एक गार्ड से कहता है कि तुम सॉन्गलैंड को रूम दिखा देना। ये बोलकर वो विंग को खींचते हुए जिंगशी की तरफ लेके जाता है। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू भी निकलने स्टार्ट हो गए थे। पर वांग जी अभी इतने ज़्यादा गुस्से में था और जलीसी में था कि उसे अभी विंग का दर्द भी नहीं दिख रहा। वांग जी विंग को जिंगशी लेके आता है, गेट खोलता है और फिर विंग को ले जाकर बेड पे फेंकता है। उसने अपनी ऊर्जा से ही गेट को बंद कर दिया था। विंग बेड पे रो रहा था और वो कह रहा था गगा ये आप क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। पर वांग जी वो कुछ भी नहीं कहता और वो कहता है मैंने तुम्हें समझाया था ना, किसी भी अल्फा के पास नहीं जाना है, पर तुम नहीं सुनते। मेरी बात क्यों नहीं सुनते विंग तुम? क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है दूसरे अल्फाओं से दूर रहना? ये बोलकर वो विंग के पास आता है और उसकी जॉ को बहुत सा टाइटली पकड़ लेता है, जिससे विंग को दर्द हो रहा था। वो वांग जी के हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था और वो वांग जी से कहते गगा प्लीज मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। पर वांग जी उसे और भी ज्यादा टाइटली स्क्वीज कर रहा था और वो कह रहा था मुझे पसंद नहीं है, तुम किसी और अल्फा के पास रहो। पर तुम तुम नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते मेरी बात तुम? मुझे तुम्हें शेयर करना पसंद नहीं है और तुमने मेरे होते हुए किसी और अल्फा के पास जाने का सोचा, क्यों? ये बोलकर वो फिर से विंग के गालों को बहुत जोर से स्क्वीज कर देता है। विंग की आंखों से आंसू रोल करते हुए उसके बालों से होते हुए कब जमीन पे मतलब कि बेड पे आके गिर गए उसे पता भी नहीं चला। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसकी तरफ देखता है और उसे रफली किस करने लगा था। कुछ टाइम बाद विंग की पूरी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी। वांग जी इतना ज़्यादा रफ था। फिर से जेलेसी के कारण इन आयरन ने वांग जी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। वांग जी बार बार विंग के नेक पे बाइट किए जा रहा था और साथ ही उसके नेक को सक कर रहा था। धीरे धीरे करके उसका जो इन आयरन है वो थोड़ा कमज़ोर होते गया। वांग जी का गुस्सा कम होते गया। वांग जी थक कर विंग की बाहों में सो गया था। वहीं विंग विंग तो कब का बेहोश हो चुका था। फिर सीन शिफ्ट करके हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने समय के हिसाब से ही 5 बजे उठ गया था। वो अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि वो विंग के ऊपर है, इसीलिए वो धीरे धीरे करके विंग के ऊपर से उठ जाता है, जिससे विंग को दर्द होता है। वो देखता है मतलब कि वांग जी देखता है कि विंग की हालत क्या है। वांग जी फिर से अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है क्यों क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, मैंने फिर से अपने विंग को हट कर दिया। ये बोलते हुए वो विंग के गालों को टैप कर रहा था। वो बार बार कह रहा था विंग अपनी आंखें खोलो, विंग तुम ठीक तो हो, विंग। ये बोलकर वो विंग को बुला रहा था। वही विंग दर्द भरी आवाज से अपनी आंखें खोलता है। वो वांग जी को देखता है। उसके आंखों में फिर से आंसू भर आए थे। वो वांग जी को कहता है गगा
पर वांग जी उसे फिर से गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो भी, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, ना जाने क्यों मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद मैं क्या करता हूँ मुझे पता नहीं चलता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और वो वांग जी के गालों को सहला कर कहता है, गगा, मुझे पता है सब मेरी गलती है। मुझे पता है आपने मुझे बता दिया है कि वो इन आयरन आपके गुस्से को, आपकी जेलेसी को कंट्रोल करता है। मैं जानता हूँ, फिर भी मुझे माफ़ करना। सिर्फ मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है इसमें। मैं आइंदा ध्यान रखूँगा। ये बोलकर वो अपनी आँखें बंद करता है और वो कहता है, प्लीज़ काका मुझे सोने दो, रात भर मैं सो नहीं पाया। ये सुनकर वांग जी विंग को आराम से बेड पे सुलाता है और कहता है, ये बोलकर वो फिर से विंग के फॉरहेड पे किस करता है और फिर अपना जाकर वॉशरूम में नहाता है और फिर मेडिटेट करने के लिए बैठ गया था। वो अपने इन आयरन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है इस टाइम? वो हमेशा तो कंट्रोल कर लेता है ना, तो क्या हो जाता है जब वो जेलस होता है तो हमेशा क्यों इसका इन आयरन कंट्रोल से बाहर हो जाता है? वांग जी यही सब सोच रहा है और वो तभी सोचता है कि मैं तो विंग का ब्लड कभी कभार पी भी लेता हूँ, तो मेरा इन आयरन का शक्ति कमज़ोर क्यों नहीं हो रहा है? वांग जी के दिमाग में यही था। वांग जी इस बारे में क्या अपने अंकल से बात करे या अपने फादर से, यही सब बातें सोच रहा था और वो सोच भी लेता है कि अब उसे सच में बात करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? अगर विंग किसी दूसरे के पास बातें करेगा तो वांग जी विंग को हर्ट करेगा। विंग को ये सोचते हुए वांग जी कहता है, नहीं, मुझे अपने इन आयरन को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो विंग मुझसे डरने लगेगा और विंग जब मुझसे डरेगा तो वो मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। विंग मेरे साथ प्यार से रहे, ना कि डर के हिसाब से। मैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। विंग मुझसे डरना नहीं चाहिए। विंग मुझसे प्यार करे, सिर्फ प्यार। यही सब बातें वांग जी के दिमाग में था और उसने आज डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने इन आयरन को कंट्रोल करके रहेगा। इसीलिए वांग जी कुछ टाइम तक मेडिटेट करता है और उसके बाद वो विंग को देखता है। विंग सोया हुआ था, इसीलिए वांग जी उसके फॉरहेड पे किस करता है और फिर वो बाहर निकल गया था। बाहर निकलकर वो सीधा अपने फादर और अपने अंकल के पास गया था और उसने अपने फादर और अपने अंकल को बता दिया था कि उसका इन आयरन फिर से एक्टिव हो गया है। उसका इन आयरन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। जब भी वो विंग को किसी और के साथ देखता है तो उसका इन आयरन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हाँ, उसकी नेगेटिव पावर बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाती है, जिस कारण वो कभी-कभार विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है। क्या करे? वो क्या करे कि इस इन आयरन को वो जड़ से ख़त्म कर दे? यही सब बातें वो अपने अंकल और अपने फादर को पूछ रहा था। चिंगेंजुन और लैनकुरन पहले बहुत ज़्यादा शॉक हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वांगजी का इन आयरन तो पहले ही ख़त्म हो गया। वांगजी ने भी उसे नहीं बताया था कि उसका इन आयरन अभी भी है, पर आज वांगजी बता रहा है कि उसका इन आयरन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। पहले तो लैनकुरन और चिंगेंजुन वांगजी को बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि पहले वो क्यों नहीं बताया। वांग जी ने अपना सर नीचे कर लिया था और वो कहता है, मैं उसे संभाल लेता था, इसीलिए मैंने नहीं बताया। पर अब मुझे डर लगता है कि मैं विंग को हर्ट करता हूँ इसके कारण। प्लीज़ फादर, प्लीज़ अंकल, मुझे बताइए कि मैं इसे कम कैसे करूँ, इसे ख़त्म कैसे करूँ। मैं कभी कभार विंग का ब्लड भी पीता हूँ, पर ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ये सुनकर चिंगेंजुन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी, विंग का ब्लड पीने से ये ख़त्म नहीं होगा। असल में विंग के ब्लड के साथ साथ हमें कुछ रिचुअल करना पड़ता है, उसके बाद ही वो इन आयरन की शक्ति कम होती थी। और तुम ऐसे ही विंग का ब्लड पी रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी एनर्जी भले ही कम हो जाएगी, पर ऐसे में वो इन आयरन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी अपने फादर और अपने अंकल से कहते हैं, तो क्या करूँ फादर? अब हम क्या करेंगे इसे ख़त्म करने के लिए? मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, पर जब भी विंग के साथ मैं किसी और को देखता हूँ, मैं मैं अपने आप पे से प्यार हो जाता हूँ
और मेरा इनर मुझ पे कंट्रोल कर लेता है। ये सुनकर चिंगेंजुन और लैन कुरान कुछ सोचते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब हमें पंडित से ही बात करना पड़ेगा, जिसने बताया था कि तुम्हारे अंदर का इनहेरेंट हमें कैसे ख़त्म करना है। हमें उसी पंडित से फिर से पूछना पड़ेगा। वांग जी भी अपना सर नोट करता है और फिर वो वहाँ पर कुछ टाइम बातें करता है और फिर से अपने रूम की तरफ जाता है, जिंगशी की तरफ। विंग अभी भी सोया हुआ था। वांग जी उसके लिए मलहम लाता है। उसकी बॉडी में पूरा लगाने लग गया था, जहाँ जहाँ उसने बाइट किया था वहाँ वहाँ। वांग जी जैसे जैसे मलहम लगा रहा था, विंग की आंखों से हल्के हल्के आंसू निकल रहे थे, क्योंकि सच में वांग जी ने बुरी तरह उसे बाइट किया था। वांग जी देख रहा था विंग को कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। वांग जी जैसे ही विंग के अपर लेयर में, मतलब अपर बॉडी में मलहम लगाता है, उसके बाद वो उसके लोअर एरिया में आता है। वांग जी नीचे देखकर शॉक में पड़ गया था। वो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा रूथलेस हो जाता है जब वो इंटीमेट होता है, क्योंकि विंग के लोअर एरिया पूरी तरह से सूज चुका था। वांग जी की आंखों में गिल्ट हो रहा था। उसके आंखों में गिल्ट दिख रहा था। वो अपने मन में कहता है, मैं इतना ज़्यादा रूथलेस होता हूँ। पर वो अपने मन में विंग से माफ़ी मांगता है और फिर अपने 2 उंगलियों से वहाँ पर मलहम लगाने लग गया था, जिससे विंग चीख पड़ा था और विंग की आंखें भी खुल गई थी। जब वांजी देखता है कि विंग आंखें खोल चुका है, वो विंग के सर को सहलाने लगा और वो उसे सोने को बोलता है। पर विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो मलहम जलन हो रही थी। विंग कहता है वो बहुत ज़्यादा जल रहा है। ये सुनकर वांजी उसे शांत करवाता है और उसके फॉरहेड पे किस करके बोलता है, मैं तुम्हें एनर्जी देता हूँ, फिर नहीं होगा, बस थोड़ा सा। ये बोलकर वो वहाँ पर मलहम लगाता है और फिर अपनी एनर्जी को विंग के ऊपर ट्रांसफ़र करने लगा था। विंग कुछ टाइम तक वांग जी की एनर्जी को अपने अंदर फील करता है और जैसे ही उसे फील होता है, वो फिर से गहरी नींद में सो गया था। वहीं एक पेड़ में कोई बैठा हुआ था। वो ये सब खिड़की के सहारे देख रहा था कि वांग जी और विंग के रूम में क्या चल रहा है। वो क्रीपी सा स्माइल करता है और वो उड़ गया था। वो और कुछ नहीं, एक पंछी था, ब्लैक कलर का पंछी। वो उड़ते हुए कहीं जाता है और वो वहाँ से एक पर्सन में बदल गया और फिर वो एक सामने बैठे हुए पर्सन को बो करता है और फिर जो भी उसने देखा वो सब बता देता है, जिससे वो जो थ्रोन में बैठा हुआ पर्सन था, वो क्रीपी सा स्माइल करता है और कहता है इंटरेस्टिंग। ये बोलकर वो हंसने लगा था और वो कहने लगा था, तो ये जो चौथा इन आयरन का टुकड़ा है, वो अब हमें किसके पास से मिलेगा? अब हमें पता चल गया। ये बोलकर वो हंसने लगा था और वो क्रीपी सा स्माइल करते हुए बोलता है, अब मुझे इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। वो वो फॉक्स भी नहीं। एक ही तो मात्र वो फॉक्स बचा है। उसके पास भी कहाँ इतनी पावर होगी जो मुझे मुझे हरा पाएगा, क्योंकि ये पूरा इनारन जब एक हो जाएगा तो वो एक फॉक्स कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो क्रीपी सा स्माइल कर रहा था और तभी वो नीचे वाला पर्सन जो अभी पंछी से इंसान में बदला है, वो कहता है, जी सरकार, सिर्फ आप ही हो जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करोगे। ये बोलकर वो भी हंसने लगा था और फिर इसी में हमारा ये एफ खत्म होता है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ये कैसा लगा, ओके? और क्या लगता है कौन इंसान होगा जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करना चाहता है? अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, ओके?